हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं इडियम्स फ्रेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपका टॉप 200 ऐसे आपके इडियम्स फ्रेज हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आए हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये पेड PDF है, ओके। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। ये पेड PDF है, ये आपके TGT के लिए, मतलब ये जो PDF है ये TGT PGT के लिए है, तो ये याद रखना। यहाँ पे TGT लिखा ही है, तो ये आपको 7/9 में मिल जाएगी। ये जो आपकी PDF है ना, इसमें इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है और ये PGT के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ये वाली PDF है जो आपकी लिटरेरी टर्म्स वगैरह है। सेकेंड PDF आपको 189 में मिलेगी, ये भी TGT का ही है। 4 राइटर को कंप्लीट किया गया है 1 लाइनर के थ्रू और हिंदी एक्सप्लेनेशन है इसमें। थर्ड जो PDF है आपको MCQ सीरीज़ है ये, और 199 में मिलेगी। इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है, टॉपिक वाइज कवर किया गया है, लेकिन MCQs के थ्रू कवर किया गया है। मतलब प्रैक्टिस रहेगी आपकी पूरे 4 राइटर की, और वो पूरा टॉपिक वाइज रहेगा। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो, ठीक है। ये जो PDF है एंड फोर्थ PDF है, ये PGT वालों के लिए है, जिसमें मैंने 18 राइटर को कवर किया है 1 लाइनर के थ्रू। तो इसमें भी 18 राइटर कवर हैं 1 लाइनर के थ्रू, उनके टॉपिक वगैरह सब, ठीक है। तो ये आपको 269 में मिल जाएगा। तो ये तो थे आपके TGT एंड PGT की PDF है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये ग्रामर का ही पोर्सन है, इडियम्स फ्रेज, इसको देखने वाले हैं। और ये आपके लिए ये टॉप 200 रहेंगे, और जिसमें हम 50-50 करके कवर कर ले जाएंगे। तो टॉप 200 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखते हैं। पहला जो आपका इडियम है बीट अराउंड द बुश, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं डाला है, खैर बाकी सब कुछ है इसमें आपके। तो बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है? पहला जो इडियम है बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है? घुमा फिरा के बातें करना। जैसे आपने 3 इडियट में वो ओल्ड मैन है ना, एक कहता कहना क्या चाहते हो, कुछ इस तरह। जब समझ में ना चीज़ें आए तो कहते क्यों घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो, बीट अराउंड द बुश। इसे आप सर्कमलोक्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे आप ये आपकी मीनिंग हो जाएगी सर्कमलोक्यूशन। इसे आप प्रीवैरिकेट कह सकते हो। प्रीवैरिकेट मतलब भी होता है आपका घुमा फिरा के बातें करना। और ये आपने याद रखना है, बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा के बातें करना। तो आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाएगा, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ये डिटो ऐसे देखने को मिल जाएगा, ऐसे आया हुआ है एग्जाम में। फिर स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट, या तो ये देखने को मिल जाएगा, या तो ये वाला स्पीकिंग ना इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब राउंड अबाउट मैनर में बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? रवि स्टॉप बीटिंग अराउंड। यहाँ पे रवि को कहा गया है कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मतलब रवि तुम घुमा फिरा के बातें मत करो, जो हुआ है एक्चुअल में जो हुआ है वो बताओ। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, तो आई होप कि ये याद हो जाएगा। एक एक हम याद करते चलेंगे, ठीक है। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो आपका है स्पिल द बीन्स। अगली जो मीनिंग है आपकी स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई भेद खोल देना, और वो अनजाने में ही खोल दिया हो। जैसे कि आपकी डिटो ये मीनिंग देखने को मिलेगी, आया है एग्जाम में, टू डिस्क्लोज सीक्रेट एक्सीडेंटली, ठीक है। कोई सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, वो भी अनजाने में भेद खोल देना। जैसे राहुल स्पिल द बीन्स अबाउट आवर सरप्राइज पार्टी बिफोर इट इवन स्टार्टेड। राहुल ने क्या की? हमारी सरप्राइज पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया, जो कि अनजाने में बताया। तो ये हो गया स्पिल द बीन्स, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट वन पे आएंगे। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका क्या मतलब होता है? कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत महंगा पड़ गया, मतलब आर्म और लेग दोनों की कॉस्ट बहुत महंगी पड़ गई। अगर हम ये तो लिटरल मीनिंग हो गई इसकी, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा जो है अर्थ इसका बहुत महंगा, यानी कि आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में वेरी एक्सपेंसिव या फिर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, दैट डिज़ाइनर ड्रेस कॉस्ट एन आर्म्स एंड अ लेग। मतलब वह जो डिज़ाइनर ड्रेस है वो बहुत महंगी है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि दैट डिज़ाइनर ड्रेस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। तो ये याद रखना है। पिक्चर मैंने नहीं रखा है, बाकी सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मीन्स क्या होता है? 1 मिनट, क्या हो रहा है?
चलिए, वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है? ईद का चाँद होना। आप तो ईद का चाँद हो गए हो, यानी कि कभी कभार दिखना। या तो इस मीनिंग इसकी क्या होगी? रेयरली या फिर इनफ्रीक्वेंटली। एग्ज़ाम में या तो रेयरली आएगा या तो इनफ्रीक्वेंटली ऐसे आया हुआ है। जैसे कि आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मैं अपने गाँव बहुत कम जाता हूँ। मीन्स मैं कभी कभार जाता हूँ, ईद का चाँद हो गया हूँ, मैं अपने गाँव बहुत कम जाता हूँ। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, मतलब अगला जो इडियम है आपका, फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक मीन्स क्या होता है? किए का परिणाम भुगतना। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसको आप भुगतोगे। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, गलती की सज़ा आपको एक्सेप्ट करना, गलती की सज़ा भुगतना। या फिर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम आएगा उसको सहन करना। तो ऐसे आपको या तो ये मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू डोंट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, अगर तुम अपना असाइनमेंट टाइम पर सबमिट नहीं करते हो, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, तो तुम्हें म्यूज़िक का सामना करना पड़ेगा। मीन्स तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो ईडियम है, अंडर द वेदर, मतलब वो पर्सन जो है अंडर द वेदर है, वेदर के अंदर हो गया है, मतलब उस पर वेदर का प्रकोप आ गया है। तो प्रकोप आया मतलब बीमार पड़ गया। तो बीमार होना यानी कि टू नॉट फील वेल, ठीक है, या टू फील सिक ऑन और हेल्दी, ठीक है, या सिक हो गया, अनहेल्दी हो गया। जैसे आई वोंट कम टू वर्क टुडे, नहीं आ पाया क्योंकि बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इस तरह आप बोल सकते हो कि मैं आज काम पर नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं क्या है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। और इसको अगर आप ट्रिक से याद करते हो तो वेदर के अंडर, मतलब वेदर का प्रकोप आपके ऊपर आ गया। तो भाई जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियाँ तो होती है, जैसे अभी देख रहे हो ठंडी से गर्मी आ रही है, तो इसमें क्या होता है? जुकाम, सर्दी, सब कोल्ड वगैरह होने लग जाते हैं जैसे जैसे वेदर चेंज होता है। तो वेदर से ही हमारे शरीर में दिखने लग जाता है साइन से मतलब तबीयत खराब होने लग जाती है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नेक्स्ट वाला जो है आपका इडम्स है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है? कोई अचानक, अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घट जाना, ऑल ऑफ सडन कोई मुसीबत आ जानी, यानी कि आकस्मिक घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो कि अनप्लीजेंट हो, कोई ना उम्मीद की हुई चीज़ें हो जानी जो कि अनप्लीजेंट हो, या फिर अ सडन कैलामिटी, अचानक से कोई मुसीबत आ जाना। जैसे द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब उसके एक्सीडेंट की खबर अचानक आई और चौंका देने वाली थी। तो आप इस तरह बोल सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो इडियम है आपका, बरी द हैचेट। एक मिनट, क्या हो रहा है? बरी द हैचेट। हैचेट मीन्स क्या होता है? वैसे तो एक्स होता है ना, कुल्हाड़ी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हैचेट, बरी द हैचेट, यानी कि कुल्हाड़ी को बरी कर दो, यानी कि भाई जब कुल्हाड़ी बरी हो जाएगी झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो मीन्स टू मेक पीस, शांति बनाए रखो, या क्वेरल को एंड कर दो, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आया भी है और ऐसे ही देखने को मिला एग्जाम में, ये आया है, इसकी मीनिंग यही आई है, टू मेक पीस या फिर टू एंड अ क्वेरल, झगड़ा ख़त्म कर देना। जैसे आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, सालों की दुश्मनी है, दुश्मनी के बाद द टू बिजनेसमैन डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, मतलब सालों की दुश्मनी के बाद दो बिजनेसमैन ने क्या किया? अपने जो दुश्मनी है, अपनी दो बिजनेसमैन ने क्या किया? सुलह कर ली। सुलह कर ली मतलब बरी द हैचेट कर लिया, झगड़ा ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब वैसे हैचेट की मीन्स मतलब है कुल्हाड़ी, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है, वाइल्ड गूस चेस। ये सब देखिए कितनी फेमस है, ये सारे इडम्स फ्रेज फेमस हैं। वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस चेस मीन्स क्या होता है? एकदम कोई फ्यूटाइल वर्क करना, जैसे आप कोई ऐसा मेहनत कर रहे हो, फिजूल की मेहनत कर रहे हो, ऐसी जगह आप मेहनत कर रहे हो जो फिजूल का हो, यानी कि उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, उसे कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। जैसे कि अ वर्थलेस हंट, या चेस करना, या एक फ्यूटाइल सर्च करना, निरर्थक खोज कहा जा सकता है। जैसे कि सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट कीज इन द एंटायर सिटी वाज अ वाइल्ड गोस्ट चीज। अब पूरे शहर में मेरी खोई हुई चाबी ढूंढना, ये क्या है? एक बेकार की खोज ही तो है। मतलब कुछ ऐसा चीज़ खोजना जो फ्यूटाइल हो, व्यर्थ हो, ठीक है, या कोई असंभव काम भी हो सकता है जो बेकार काम हो,
ये भी बोल सकते हैं। तो पूरे शहर में मेरी खोई चाबी ढूंढना, ये क्या है, एक बेकार की खोज है, एक वाइल्ड गोस्ट चेस है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स क्या होता है, मतलब आखिरी मौके पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ये मीनिंग आपको देखने को मिलेगी। एट द वेरी लास्ट मोमेंट या जस्ट बिफोर द डेडलाइन, या तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि आखिरी मौके पर। जैसे ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर, तो अब इस तरह बोल सकते हो उसने अपना असाइनमेंट आखिरी समय पर जमा किया। तो आखिरी समय मतलब जब डेडलाइन से पहले, तो इसे 11th आवर, एट द 11th आवर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अगर आप ये जो इडम्स फ्रेज है ना, इसको अपनी बोलचाल की भाषा में लोगे, स्पोकन में लोगे, तो ये ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली हम बोल सकते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है, खुद की तारीफ़ करना, खुद की तारीफ़ खुद ही करना, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। टू बूस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, अपनी ही तारीफ़ किए जा रहे हो, अपने अचीवमेंट की तारीफ़ किए जा रहे हो, मीन्स खुद की तारीफ़ खुद करना। जैसे कि सी ऑलवेज ब्लोज हर ओन ट्रम्पेट, वो हमेशा क्या करती है, खुद की तारीफ़ करती है। अबाउट हाउ ग्रेट सी इज़ एट वर्क, कि वह काम में कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो इडम है आपका, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। भाई 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन हमने किसी ने क्या किया, किसी ने बात करने के स्टार्ट कर दिया। चलो भाई ये चुप्पी ख़त्म करते हैं, चुप्पी तोड़ते हैं, यानी ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ देना मतलब बातचीत, तो चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना, यानी कि टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन शुरू करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, या किसी को कंफर्टेबल करना। भाई आपस में बैठे हो, बातचीत नहीं कर रहे, थोड़ा और सा लगता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही बातचीत करने लग जाओ कंफर्टेबल हो जाते हो। एट द पार्टी द होस्ट टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, पार्टी में जो होस्ट है उसने क्या किया, माहौल का हल्का करने के लिए एक मजाक किया, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो इडियम है, गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स क्या होता है, टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब हॉट वाटर, हॉट मीन्स क्या होता है भाई, अब क्या आपका हाथ अगर, मतलब किसी का भी हाथ अगर गर्म पानी में जाएगा तो मुसीबत उसको होगी, जलन होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, यानी कि मुसीबत में पड़ना। तो हॉट से समझ लिए कि नेगेटिव चीज़ है ये, यानी कि ट्रबल में फंसना, या टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर मिसिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, मतलब वह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग मिस करने के कारण वह कब कहाँ पड़ गया, हॉट वाटर में पड़ गया, मीन्स मुसीबत में पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका क्या मतलब हुआ, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, सही होना या बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक जवाब देना, ठीक है। टू से कहना, कोई जवाब देना या कुछ सही करना, एग्जैक्टली राइट। जैसे यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एक्सप्लेनेशन, मतलब तुमने अपनी एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, तो इसे बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, और ये बार बार पूछी गई है, ये टॉप 200 का है सीरीज। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या होता है, टू हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट या फिर अल्टीरियर मोटिव, ये मीनिंग हो सकती है, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, निजी स्वार्थ, कहते नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखना, या फिर अल्टीरियर मोटिव, अपने अंदर की जो मोटिव है उस पर फोकस करना, यानी कि निजी स्वार्थ। जैसे ही सीम्स टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड इन हिज डिबेट, ऐसा लगता है कि इस डिबेट में उसका कोई निजी स्वार्थ है, ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, निजी स्वार्थ याद रखना है। अगली जो मीनिंग है, टू स्मेल अ रैट। अरे आपने वो देखा है ना CID, उसमें जो सर हैं, जो मेजर रहते हैं, क्या नाम रहता है उनका, प्रद्युम्न ऐसे कुछ करके नाम है, कहते ना दया, कुछ तो है, कुछ तो काला है, कुछ तो है, स्मेल अ रैट, यानी कि संदेह होना, दाल में काला होना, कुछ तो है, यानी कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक अ डेसिट, ACP प्रद्युम्न ऐसे कुछ नाम है उनका, ठीक है। तो कैसा है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक या डेसिट, यानी कि दाल में काला होना, संदेह होना, ठीक है। आई स्मेल अ रैट इन हिज डील,
मुझे इस डील में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ मीन्स संदेह हो रहा है या दाल में काला लग रहा है, समथिंग इज़ नॉट राइट। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स क्या होता है, आज के लिए इतना ही। जैसे हम ज़्यादा काम कर लिए तो कह देंगे बस बस आज के लिए इतना ही, यानी कि कॉल इट अ डे। यानी कि टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, ये डिसाइड करना कि आज के लिए इतना काम काफ़ी है, हम यहीं पे काम को फिनिश करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो, मतलब आज के लिए इतना ही है, बाकी का काम हम कल कर लेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे, तो ये याद रखना है, कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए इतना काफ़ी इनफ है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जिसको बोलने की कला होती है, वाक्य पटुता जिसे कहा जाता है, वाक्य पटुता की क्षमता जिनके अंदर हो। ठीक है, टू एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली एंड परसुएसिवली, मतलब जिसको बोलने की एबिलिटी हो, बहुत अच्छे से बोलता हो। जैसे ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब एंड कैन कन्विंस एनीवन, मतलब उसके अंदर बोलने की अद्भुत क्षमता है। आप देख सकते हो ना, सेलर वोलर जो रहते हैं, या फिर अब डेमागॉग लीडर जो रहता है, जिसे हम डेमागॉग कहते हैं, डेमागॉग है ना, उसी कहते हैं ना, जो पब्लिक को कन्विंस कर ले जाते हैं क्योंकि उसके पास बोलने की क्षमता रहती है, वो गिफ्ट ऑफ द गैब रहते हैं। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब पूरी तरह से सहमत होना। टू बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि पूरी तरह से सहमत होना। जैसे वी डोंट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, हम हमेशा पॉलिटिकल मैटर पर सहमत नहीं होते हैं। तो सी आई टू आई यानी कि सहमत होना हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग, अगला जो आपका है इडम्स, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब तटस्थ रहना या दुविधा में होना, या आप बोल सकते हो न्यूट्रल रहना, या फिर टू रिफ्यूज टेक साइड्स, दुविधा में होना। आप इसे बोल सकते हो टू रिमेन न्यूट्रल या टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स। जैसे और एग्जाम्पल से समझते हैं, ही ऑलवेज सिट्स ऑन द फेंस, मतलब वो हमेशा कैसा रहता है, तटस्थ रहता है, मतलब न्यूट्रल रहता है। व्हेन देयर इज़ अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, जब कब कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है तो हमेशा कैसा रहता है, तटस्थ। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है टू फ्लॉग या बीट अ डेड हॉर्स। ठीक है, ये बोल सकते हो, एक मिनट। टू फ्लॉग या टू बीट अ डेड हॉर्स मीन्स क्या होता है, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या कोई असंभव काम करना। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ना वाइल्ड गोज चेस, है ना, वो था, वो मतलब होता है व्यर्थ की खोज करना। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आप खोज रहे हो जो व्यर्थ है, उसे बोलते हैं वाइल्ड गोज चूज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बीट अ डेड हॉर्स मतलब कोई असंभव काम करना या मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर प्रयास करना बेकार है। दैट हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, जिसमें कोई सक्सेस का चांस ना हो, वहाँ पे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बेकार है। वो क्या है, वो आपका टू बीट अ डेड हॉर्स हो जाएगा या टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स हो जाएगा। जैसे ट्राइंग टू चेंज हिज माइंड इज़ लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, यानी कि उसे मनाने की कोशिश करना कैसा है, व्यर्थ है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका क्या मतलब हुआ, दुख में भेष, मतलब दुख के भेष में सुख। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब अ मिसफॉर्चून दैट टर्न्स आउट टू बी अ हिडन बेनिफिट। ठीक है, दुख के भेष में सुख। जैसे लूजिंग माई जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरी नौकरी छूटना जो है वास्तव में क्या है, अच्छा नहीं रहा। आई फाउंड अ मच बेटर वन, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के भेष में सुख, मतलब मेरी नौकरी छूटना वास्तव में अच्छा रहा क्योंकि मुझे इससे भी अच्छी नौकरी मिल गई। आई फाउंड अ मच बेटर वन। कभी कभी होता है ना, चीज़ें, मतलब वो चीज़ें हमारी छूट जाती हैं तो हमें लगता है कि बेकार है, लेकिन जब मतलब वो चीज़ें छूटने के बाद एक अच्छी चीज़ हमारे हाथ में आ लग जाती है तो हमें लगता है कि हाँ ये है, ये आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि दुख के भेष में सुख आ गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो कैसा फील करेगी, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगी, है ना, तड़पेगी। तो उसी तरह अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब इंसान हो जाता है तो असहज हो जाता है, जिस तरह वो मछली असहज हो जाती है। अ पर्सन हु इज़ अनकंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन,
पर्सन क्या हो जाएगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसे ही कहा जाएगा अ फिश आउट ऑफ वाटर। आप इस तरह रिलेट करके याद रख सकते हो। जैसे कि एट द फॉर्मल इवेंट, एक फॉर्मल इवेंट में ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, वो कैसा फील कर रहा था, असहज फील कर रहा था। जिस तरह एक मछली को बाहर निकाल दिया जाए, तड़प रही थी, वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसी तरह, मतलब उस तरह याद कर लीजिएगा आप लोग। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब विदाउट हेजिटेशन आप बोल सकते हो, बिना हेजिटेट के या इमीजिएटली, बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कोई चीज़ घटना होना, यानी कि इमीजिएटली आप बोल सकते हो विदाउट हेजिटेशन। जैसे सी इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब तुरंत, बिना हिचकिचाहट के, ये याद रखना है। मतलब वो बिना देर किए मदद करने के लिए तैयार रहती है, बिना किसी हिचकिचाहट के वो मदद करने के लिए तैयार रहती है, या बिना देर किए, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे होल्ड योर हॉर्स। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बी पेशेंस, वेट, इंतज़ार करो, पेशेंसली, धैर्य रखो। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो। द रिजल्ट विल बी अनाउंस सून, जो रिजल्ट है वो जल्द ही अनाउंस होंगे। इसके लिए आपको कैसा रखना है, बी पेशेंस ना बोल के होल्ड योर हॉर्सेस बोलो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आप, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग, एक तो होता है हैविली कि हाँ बहुत वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो इसकी मीनिंग एग्जैक्ट जो मीनिंग आई हुई है, रेनिंग वेरी हैविली, यानी कि मूसलाधार बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स मीन्स होता है मूसलाधार बारिश होना। वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक, हमें पिकनिक को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। हैविली बारिश हो रही है, मूसलाधार डाउनपोर बारिश हो रही है, इस तरह। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई ऐसा स्टोन नहीं बचा है जिसको हम लोग ने क्या किया, खंगाला नहीं है, छोड़ा नहीं है। जैसे कि ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ पाने के लिए ना आपको हर संभव प्रयास करना होगा, कुछ इस तरह है। खून पसीना एक करना, हर मुमकिन प्रयास करना। आपको टीजीटी निकालना है तो आपको क्या करना है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड होना है, यानी कि हर संभव, आपको टीजीटी निकालने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। देखिए यहाँ पे एग्जाम का भी मैंने लेके आया है कि उसने एग्जाम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस तरह आप लोग को भी होना है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़नी अपने एग्जाम के लिए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या मतलब हुआ, भेद खोलना। कैट को बैग से बाहर निकाल दो, पता चल जाएगा कैट क्या है, बैग के अंदर थी, भेद खुल गया, हम छुपा के लेके जा रहे थे, कुछ इस तरह। तो रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, भेद खोल देना एक्सीडेंटली। सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने गलती से सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो है, अ हार्ड नट टू क्रैक। बाप रे, अ हार्ड जो नट होता है उसको क्रैक करना कैसा, कितना मुश्किल का काम है ना। एक हार्ड नट जो होता है, क्या उसको आप लोग खा पाओगे, नहीं, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ये तो लोहे का चना चबाना हो गया, मुश्किल काम हो गया। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या पर्सन, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूट गया है, मैं इसको चेक करके PDF जब दूंगी तो वहाँ पे मैं इसको सही करके दूंगी, ठीक है। देखिए बी पेशेंट, यहाँ पे होल्ड योर हॉर्सेस मतलब क्या होता है, बी पेशेंट, धैर्य रखना, ओके। तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो स्लो डाउन भी आ सकता है, ठीक है, स्लो डाउन भी आ सकता है, या टू रिस्ट्रेन भी आ सकता है। तो जब मैं PDF दूंगी ना तो ये सारे रहेंगे उसमें, मैं चेक करके ही दूंगी पूरा, मतलब जो छूट गया है, या फिर ये भी रह सकता है, बी पेशेंस भी रह सकता है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे भी कुछ छूटा है, बस छूटता चला आया था, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे भी जो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स है, यानी कि रेनिंग हैवली, यहाँ तक तो करेक्ट दिया है, लेकिन और भी एग्जाम्पल छूट गया है। जैसे यहाँ पे आपका हो सकता था अ वेरी हैवी, या तो आपका ये भी आ सकता है अ वेरी हैवी डाउनपोर, ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी करेक्ट था। एंड लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका क्या हो सकता है, इसका भी सही दिया है। टू एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग, मतलब कई एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल ये लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 2-3 एग्जाम्पल थे जो कि छूट गया है, तो ये हो जाएगा।
अचीव समथिंग, ये हो गया, इसको हटाते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग, इसी पे थे ना हम, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर देना, भेद खोल देना। तो आप यहाँ पे बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक भी हो सकता है, बाय मिस्टेक किसी की सीक्रेट खोल देना, भेद खोल देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब लोहे के चने चबाना, यानी कि कोई मुश्किल काम करना। तो आप डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी हो जाएगा, ये पर्सन थोड़ा सा वैसा कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क भी हो जाएगा आपका, आ सकता है अगर एग्ज़ाम में आना रहेगा इस तरह। और आ टफ चैलेंज भी हो आ सकता है, क्योंकि आया हुआ है इस तरह आ टफ चैलेंज, ठीक है। आ टफ चैलेंज भी हो सकता है, या फिर आ डिफ़िकल्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है। आ डिफ़िकल्ट, मैंने सब लिख दिया था ताकि लिखना ना पड़े, ना ही वीडियो की टाइम टेकिंग ज़्यादा ना हो। तो अ डिफ़िकल्ट पर्सन भी होगा यहाँ पे, या फिर ऐसा फिर हो सकता है एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोहे के चने चबाना मुश्किल काम, यानी कि कन्विंसिंग माई फादर फॉर द ट्रिप वॉज अ हार्ड टू नट टू क्रैक, मतलब मेरे पापा को मनाना ना, ट्रिप के लिए मेरे पापा को मनाना, ये क्या है, एक मुश्किल काम था, एक मतलब मुश्किल टास्क था, एक टफ चैलेंज था। तो ये याद रखना है, किसी काम को करने के लिए कन्विंस करना वो भी एक टफ काम है, हाँ, ये आपका हार्ड नट टू क्रैक ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, 30 पे आ गए हैं। अ लेटर डे, अ लेटर डे मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन, अन इम्पॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, ठीक है। तो ये सही है आपका, एक इम्पॉर्टेंट डे, अ डे दैट इज़ प्लीजेंटली नोटवर्दी, या फिर मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। तो आप इसको सिग्निफिकेंट डे भी बोल सकते हो, एग्ज़ाम में ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, सिग्निफिकेंट डे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। तो ये क्या होगा, ग्रेजुएशन डे वॉज अ लेटर डे इन माई लाइफ। तो ग्रेजुएशन जो डे था वो एक लेटर डे था मेरे दिन का, मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था, बहुत सिग्निफिकेंट डे था वो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स क्या होता है, अगर कोई झगड़ा चल रही है तो उसमें क्या कर दोगे, 2-4 बात और बढ़ा दोगे, नेगेटिविटी बातें बता दोगे, तो ऐसा लगेगा वो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसमें क्या हो गया, आग में घी डाल दिया गया है, किसी के गुस्से को और अधिक भड़का दिया गया है। तो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है, तो ये याद रखना है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स मतलब सिचुएशन को बद से बदतर बना देना, या फिर इसे आप बोल सकते हो वर्ड्स एंड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वही सिचुएशन को एकदम बद से बदतर बना देना, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, वर्ड्स द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे था इंस्टेड ऑफ कॉमिंग हिम डाउन, मतलब उसे शांत करने के बजाय हिज रूड रिप्लाई एडेड फ्यूल टू द फायर, उसके जो रूखा जवाब है, उसका जो रूड रिप्लाई है वो उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। वो क्या काम कर दिया, एड फ्यूल टू द फायर का काम कर दिया, एड फ्यूल टू द फ्लेम्स का काम कर दिया। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूध गिर गया तो फिर रोने से क्या फ़ायदा, मतलब अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या बीती बातों पर अफसोस करना। तो इसे कैसे लिखेंगे, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो जिसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, अब आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए रिग्रेट करना बेकार है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है, जैसे कि देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ अगर बीत गई जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए पछताया नहीं जाता, बल्कि अपनी गलती से सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा टीजीटी किसी का नहीं निकला, 1-2 नंबर से रह गया, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है कि पछताना नहीं है या वहाँ पे रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि अब तो हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दोबारा पेपर दे सकते हैं, अपनी गलती से हम सीख सकते हैं, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपके मीनिंग में एग्ज़ाम में इस तरह आता है, ओके। या फिर आपका आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है आपका फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है फीलिंग
sorry over a mistake that cannot be changed। आगे आप यहाँ पे लगा सकते हो जिसको आप that cannot be not be a change or rectified। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स क्या होता है? हर हाल में साथ देना। कहते नहीं मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूँगा। थ्रू थिक एंड थिन, चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ आ जाए। तो इसका क्या मतलब होता है? थ्रू थिंग मतलब सपोर्टिंग समवन इन ऑल सिचुएशन, मतलब हर हाल में साथ देना। एक ट्रू फ्रेंड जो होता है ना, वो हमेशा स्टे विद यू थ्रू थिक एंड थिन, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थितियाँ हो, अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, एक अच्छा दोस्त आपके साथ हमेशा रहेगा, थ्रू एंड थिक रहेगा। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये आ सकता है। ठीक है, सपोर्ट अंडर ऑल जो आपका सर्कमस्टेंसेस है, ओके, सर्कमस्टेंसेस ये आ सकता है। या फिर आप बोल सकते हैं इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक मीन्स क्या होता है? मतलब धुएं में उड़ जाना। टू फेल कंप्लीटली, या फिर आप बोल सकते हो टू बी वेस्टेड, कोई परिणाम ना निकलना, कोई रिजल्ट ना निकलना। हवा में जैसे होता नहीं, हवा में काम कर रहे हो क्या, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, टू बी वेस्टेड हो गया, टू बी फेल कंप्लीटली। जैसे ऑल हिज एफर्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंडेड इन स्मोक हो गया है, मतलब उनके जो बिजनेस हैं वो शुरू करने के सभी प्रयास क्या हो गए हैं? व्यर्थ हो गए हैं। एंड इन स्मोक, स्मोक में बह गए हैं सब। तो ये याद रखना है, टू फेल कंप्लीटली या टू बी वेस्टेड। ओके, ये भी हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हो एंड विदाउट एंड एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको ना ध्यान रखना है टू कम टू नथिंग, या फिर एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, या फिर टू फेल कम्प्लीटली, इस तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे ऑल एट सी। ऑल एट सी मीन्स क्या होता है? मतलब असमंजस की स्थिति होती है। ऑल एट सी मतलब असमंजस की स्थिति होना, मीन्स कन्फ्यूज्ड एंड अनसर्टेन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में अनिश्चित होना या कन्फ्यूज होना। तो इसे आप पजल्ड भी आ सकता है। ठीक है, पजल्ड होना या स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। ठीक है, इसे आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न बोल सकते हो, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। ओके, ये हो गया आपका स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, ये भी हो सकता है, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, ये इसकी मीनिंग है। या तो आई वॉज ऑल एट सी, आई वॉज ऑल एट सी व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या, मैंने जब नई भाषा सीखना शुरू किया, मैं पूरी तरह से उलझन में था, कंफ्यूज में था, पजल था, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में था। ठीक है, अनिश्चित था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चीव। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चीव मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ठीक है, टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। जैसे ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड चीव बाय टेकिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मतलब उसने एक साथ कई प्रोजेक्ट लेकर अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया है। आप एक साथ आपकी जितनी क्षमता है उतना ही आप कर सकोगे, ऐसा थोड़ी ना कि अधिक कर लोगे। तो वही चीज़ कह रहा है, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है बाइट एंड बुलेट। बाइट एंड बुलेट मीन्स क्या होता है? ठीक है, बाइट एंड बुलेट मीन्स क्या होता है? मजबूरी में स्वीकार करना किसी चीज़ को, मजबूरी में, जैसे टू फेस अ डिफ़िकल्ट या फिर अनप्लेजेंट सिचुएशन को बहुत ही ब्रेवली स्वीकार कर लेना, जो कि वो अनप्लेजेंट सिचुएशन है आपके लिए, तब भी आप उसे स्वीकार कर रहे हो, मजबूरी में स्वीकार करना। ठीक है, तो इसका आप ये भी कर सकते हो टू फोर्स योरसेल्फ। ओके, टू फोर्स योरसेल्फ to do something unpleasant।
ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो, या फिर टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ एन इनएविटेबल, ये भी कर सकते हो। तो सी हैड टू द बाइट द बुलेट एंड टेक द पेनफुल ट्रीटमेंट, मतलब उसे मजबूरी में दर्दनाक इलाज करवाना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन क्लाउड 9 में 7वें, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 7वें आसमान पर। हमारा टीजीटी निकल जाएगा तो हम 7वें आसमान पर हो जाएंगे। ऑन क्लाउड 9 पेपर निकल गया तो एक्सट्रीमली हैप्पी एंड जॉयफुल, मतलब एक्साइटेड होना, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड जॉयफुल, या फिर एक्साइटेड, ठीक है। 7वें आसमान पर अत्यंत प्रसन्न होना। तो जैसे सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता जीतने के बाद वो बहुत खुश हुई। 9 ऑन अ 9 क्लाउड, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास में, घास में स्नेक है, मीन्स कोई आस्तीन का सांप है, कोई छुपा हुआ दुश्मन है। तो अ डिसीटफुल या ट्रीचरस पर्सन, ठीक है, तो ये याद रखना है। या फिर आप बोल सकते हो इसको यहाँ पे कि अनरिलायबल एंड डेसिटफुल पर्सन, एंड डेसिटफुल यहाँ पे है ना, डेसिटफुल, ओके, IT, डेसिटफुल पर्सन, ठीक है। या फिर एक ट्रीचियस पर्सन, या फिर अ सीक्रेट एनिमी, ये भी बोल सकते हो, अ सीक्रेट एनिमी। ये सब रहेगा आपके PDF में जब भी मैं इसकी PDF दूंगी तो, ठीक है। तो आस्तीन का सांप, कोई छुपा हुआ दुश्मन। ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ स्नैक इन द ग्रास, लेकिन वो क्या बन गया, वो तो धोखेबाज निकला, मतलब ही टर्न्ड आउट टू बी अ स्नैक इन द ग्रास। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो आपकी इडम्स है, अगला है टू मिस द बोट, या फिर आप यहाँ पे बस भी बोल सकते हैं, बस भी आ सकती है, टू मिस द बोट या टू मिस द बस। इसका मतलब क्या होता है भाई, आप बोट को या बस को मिस कर दोगे तो उस समय का जो अवसर है वो तो आप मिस ही कर दोगे ना। तो टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या लूज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लूज एन अपॉर्चुनिटी, ये याद रख सकते हैं। मौका गवा देना, आई मिस द बोट बाय नॉट अप्लाइंग फॉर दैट जॉब ऑन टाइम, मतलब मैंने सही समय पर अप्लाई नहीं किया इसलिए मैंने ये मौका गवा दिया। आई मिस द बोट या आई मिस द बस भी आ सकता है। मौका गवा देना, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको गवा देना। टू टर्न अ डीफ ईयर, इसका क्या मतलब होता है, कहते हैं मैं तो कितना इसको समझाऊं लेकिन इसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगता है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम लोग, जहाँ कहाँ पे तो कान पर तो जूं तक नहीं रेंगता, यानी कि अनसुनी कर देना, टू इग्नोर कर देना, अनसुनी कर देना, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो डिसरिगार्ड कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना ना, डिसरिगार्ड कर देना। या फिर रिफ्यूज टू ओबे, ठीक है, रिफ्यूज्ड टू ओबे, ओके। या फिर आप इसे बोल सकते हो टू बी इंडिफरेंट। इंडिफरेंट क्या होता है, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम वो रहता है ना स्टोइक पर्सन, इंडिफरेंट, निगलेक्ट टाइप का, निगलेक्ट। तो ये याद रखना, कान पर जूं तक न रेंगना, अनसुनी को अनसुनी कर देना, टू इग्नोर कर देना, रिफ्यूज टू लिसन, सुनने से मना कर देना। द मैनेजर टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ की शिकायतों को क्या कर दिया है, अनसुना कर दिया है, टू टर्न अ डीफ ईयर हो गया है वो। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है रेड बिटवीन द लाइन्स के बीच पढ़ना। कुछ तो ऐसा चीज़ होगी, हिडन चीज़ होगी, तभी तो लाइन्स के बीचों बीच पढ़ के उसको समझना, मतलब छिपे हुए अर्थ को समझना, या कोई अनकहा भाव है उसको समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन या फिर डीपर मीनिंग, कोई हिडन या डीपर मीनिंग को समझना। जैसे कि इफ़ यू रेड बिटवीन द लाइन्स, अगर आप लाइन्स के बीचों बीच पढ़ते हो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, तुम गहराई से अगर सोचोगे, यू विल अंडरस्टैंड हिज रियल इंटेंशन, तो तुम्हें इसकी रियल इंटेंशन समझ में आएगी, ठीक है। तो रेड बिटवीन द लाइन्स होता है गहराई से समझना, उसके हिडन और डीपर मीनिंग को समझना, तो ये याद रखना है, ओके। या फिर आप ये बोल सकते हो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग या फाइंड मोर मीनिंग दैट ही वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस,
ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है, अ पीस ऑफ केक। कहते हैं ना दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ये बच्चों का खेल नहीं है। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो यहाँ इसका मतलब होता है बच्चों का खेल। बच्चों का खेल मतलब आसान काम, वेरी इजी वर्क, समथिंग वेरी इजी टू डू। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अ वेरी इजी टास्क, अ वेरी इजी टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। वो जो टेस्ट है ना, टेस्ट परीक्षा मेरे लिए बहुत आसान थी, तो आप इस तरह बोल सकते हो पीस ऑफ केक फॉर मी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या होता है, अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से। आप इसे अनस्टेडी बोल सकते हो, अनस्टेडी। ठीक है, या फिर इरेगुलरली, इरेगुलरली। ठीक है, इन एन इरेगुलर या फिर इनकंसिस्टेंट मैनर, अनियमित रूप से। हिज स्टडीज वेंट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। उसकी जो पढ़ाई है वो कैसी हो गई है, वो बहुत ही अनस्टेडी हो गई है, यानी कि अनियमित रूप से होती है। ही नेवर फॉलोड अ रूटीन, वो कभी रूटीन को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका क्या मतलब हुआ, दिन दुगनी रात चौगनी, यानी कि बहुत तेजी से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से। वेरी क्विकली एंड रैपिडली एंड स्विफ्टली। ठीक है, स्विफ्टली। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। टेक्नोलॉजी जो हो गई है वो बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, यानी कि बहुत तेजी से वो प्रगति कर रही है, दिन दुगनी रात चौगनी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, कॉक एंड द बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स क्या होता है, ये तो कॉक एंड बुल स्टोरी है, मतलब ऐसी कहानी जिस पे आपको विश्वास नहीं हो रहा, बहुत बेतुकी लग रही हो। एक फॉल्स यानी कि एब्सर्ड स्टोरी, और फॉल्स झूठी कहानी आपको लगती है भाई ये तो कॉक एंड बुल स्टोरी है, हमको नहीं समझ में आता, ये अविश्वसनीय है। या आप बोल सकते हो एन अनबिलीवेबल। ठीक है, अनबिलीवेबल या फिर एब्सर्ड स्टोरी, अनबिलीवेबल स्टोरी जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ही गेव अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट वाई ही वॉज लेट। उसने देर आने के लिए, मतलब उसने देर से आने के लिए झूठी कहानी बना ली, या कॉक एंड बुल स्टोरी बना लिया, झूठी कहानी जिस पे आपको भरोसा ना हो। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका क्या मतलब होता है, जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज करना। टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली। ठीक है, तो डेलिबरेटली इग्नोर भी बोल सकते हो आप इसे, अवॉइड भी कर सकते हो, अवॉइड, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली। ठीक है, अनफ्रेंडली टुवर्ड समवन, तो ये याद रखना है। ओके, तो ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर आवर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हमारी आर्ग्यूमेंट के बाद उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तो ये याद रखना है, गिव समवन द कोल्ड, मतलब गिव आएगा फिर समवन तो आना ही आना है, कोल्ड शोल्डर यानी कि नज़रअंदाज करना जानबूझकर। ठीक है, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मीन्स क्या होता है, कहते नहीं है मैम इतना बढ़ा चढ़ा के मत में हमें नटसेल में पढ़ा दीजिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है, हमें नटसेल में ही पढ़ा दीजिए। नटसेल मतलब बहुत ही संक्षेप में, लेकिन सटीक रूप से हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन अ ब्रीफ एंड कंसाइज वे में, कंसाइज वे में पढ़ेंगे, ब्रीफ वे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सटीक रहेगा, तो उसे कहा जाता है इन अ नटसेल। या फिर हम बोल सकते हैं इसको इन अ शॉर्ट क्लियर वे। ओके, ये भी बोल सकते हैं इन अ शॉर्ट क्लियर वे, या टू डिस्क्राइब टू फ्यू वर्ड्स। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स। ओके, फ्यू वर्ड्स। तो इन अ नटसेल द प्रोजेक्ट वाज अ ह्यूज सक्सेस, मतलब संक्षेप में कहें तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सफल रही। इन अ नटसेल, तो नटसेल मतलब बहुत ही संक्षिप्त में। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट मतलब सेम परिस्थिति। आप बोल सकते हो ना इम्पैथी, आपने इम्पैथी पढ़ा होगा ना, इम्पैथी है ना, इम्पैथी। तो अगर आप इम्पैथी में क्या करते हो,
सामने वाली की जो सिचुएशन है वही आप फील करते हो, वही सिचुएशन आप भी फील करते हो, तो वो इम्पैथी हो जाती है, सिम्पैथी नहीं इम्पैथी। तो उसी तरह ये भी याद रखना है कि इन द सेम बोट मतलब एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर, जैसे कोई दूसरा उसी सिचुएशन में है, उसी सिचुएशन में आप भी होना, तो वो हो गया इन द सेम बोट। ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम सभी क्या हो गए थे, हम सभी की एक जैसी स्थिति हो गई थी, सभी लोग घर के अंदर रह रहे थे, वो एक जैसी स्थिति होना, इन द सेम बोट होना, सेम बोट होना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने इन द सेम अनप्लीजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाना, इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हो। लास्ट है आज का, पुल योर सेल्फ टूगेदर, पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब इसका मतलब क्या होता है, टू काम वन सेल्फ या रीगेन कंट्रोल, शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना। सी टोल्ड हिम टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर आफ्टर द बैड न्यूज़, मतलब बुरी खबर के बाद उसने शांत होने को कहा, उसने क्या कहा, शांत होने को कहा। तो पुल हिमसेल्फ या आप बोल सकते हो पुल योर सेल्फ टुगेदर, तो इसका मतलब होता है शांत होना, भावनाओं पर कंट्रोल करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे टू काम वन सेल्फ या रीगेन कंट्रोल भी बोल सकते हो, टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक या फिर एक्ट अप्रोप्रिएटली, यानी शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण करना, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसका क्या आप कर सकते हो, एंड ये भी कर सकते हो, खैर PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे तक रहने देते हैं, ओके। टू पुल योर सेल्फ मतलब टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक, मतलब अपने आप को शांत रखो, कोई ऐसी सिचुएशन हो तो अपने आप को शांत रखो, फिर सोचो, फिर शुरू करो और सोचो और ठीक ढंग से काम करो, इस तरह बिगिन टू थिंक एंड आर एक्ट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, इतना ही था। ये 200 रहेंगे जो बार बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, अभी रिसेंट आया था, तो 200 रहेंगे जिसमें हमने 50 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, 50 इडियम्स हमने कर लिया है, अभी आपके 150 रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा पिक्चर वगैरह के साथ पढ़ें क्या, पिक्चर भी लेके आए तो मैं पिक्चर भी लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको और ईजी हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, PDF दूंगी, पहले 200 हो जाएगा या पहले ही PDF दे दूंगी, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री PDF मिलेगी। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।